कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि ऐसा कोई बयान जो है या ऐसा अगर हम कहें तो मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी बीजेपी की ओर से बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ज़ेबा खान कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। नाज़िम खान राजनीतिक विश्लेषक हैं और डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ज़ेबा खान जी आपके पास आती हूं, क्योंकि राहुल गांधी के वीडियो को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं, तो कांग्रेस का स्टैंड एक बार आप और से क्लियर कर दें। देखिए, भाजपा पूरी तरह से बौखलाई हुई है और 5 चरण के चुनाव के बाद उसे समझ में आ गया है कि वो सत्ता में वापस नहीं आने जा रहे हैं और पूरी तरह से प्रयास कर रही है इस इलेक्शन को ध्रुवीकरण करने के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए। आप देखिए ना, हर रोज एक स्टेटमेंट चेंज होता है और एक नए जुमले को लेकर चले आती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो कितने भी जुमले लेकर आकर देश की जनता समझदार है, समझ गई है और अब ध्रुवीकरण नहीं होगा। ध्रुवीकरण की राजनीति क्योंकि युवा रोजगार के लिए इस बार वोट कर रहे हैं, महिला सुरक्षा के लिए कर रही है, किसान एमएसपी के लिए वोट कर रहे हैं, मजदूर अच्छी मजदूरी के लिए कर रहे हैं और देश के नागरिकों ने देश के विकास के लिए वोट कर रहे हैं, ना कि पूंजीपतियों के विकास और भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए। इसलिए ये जुमलेबाजी करके कितना भी पोलराइज करने की कोशिश कर ले, कितना भी मंगलसूत्र लाए, मुसलमान लाए, आरक्षण लाए, काला धन लाए, कुछ भी करे, देश की जनता इन्हें समझ चुकी है। 10 साल में इनके कार्य को देख चुकी है। सिर्फ हल किया है इन्होंने, छल और छलावा किया है। देश की जनता के समस्या से मतलब नहीं है, सिर्फ इलेक्शन में कैसे आए उससे मतलब है। आप देखिए ना, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लगातार देश बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, बेरोजगार युवाओं के लिए बात की, महिला आरक्षण के लिए बात किया, महिलाओं को कैसे सुविधा दी जाए उसके लिए बात किया, किसानों को कैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी। अभी किसानों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ये जो मुद्दा चल रहा है इस पर एक बार सबका रिएक्शन ले लूं। शरद त्रिवेदी जी, देखिए ज़ेबा खान जी भी ये कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जयराम रमेश भी ये कह चुके हैं कि हम धर्म के नाम पर, धार्मिक आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करते हैं। फिर बीजेपी लगातार इस मुद्दे को क्यों हवा दे रही है? जब कांग्रेस बनी तब से इन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया भारत को तोड़ने के लिए। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों ने नए अंग्रेज छोड़ गए, कहने लगे कि साहब आगे आप अपनी राजनीति चमकाइए, लोगों को अलग करिए और उनके ऊपर शासन करिए। 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था लखनऊ में, उसमें कांग्रेस ने मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का एग्रीमेंट किया कि साहब हम मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। जब आजादी मिली तो मुसलमानों को भी ऊपर उठाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं साहब, मुसलमानों को हम नीचे रखेंगे। और हिंदू कोड बिल, हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट आया, हिंदू मैरिज एक्ट आया, इन्होंने उसमें बदलाव किया। लेकिन 3 तलाक चलता रहा, जो हलाला चलता रहा, ये सारे कार्यक्रम चलते रहे। उसके बाद जितने दंगे हुए हैं पिछले 50 साल में, सिर्फ शिया सुन्नी और हिंदू मुस्लिम दंगे कराए गए, क्योंकि इनको ये दिखाना था कि सब हम आपके ठेकेदार हैं। जब आप देखें कि इन्होंने उस बाद अभी सनातन धर्म के खिलाफ किस तरह के बयान किए, ये लोग राम मंदिर नहीं गए क्योंकि इनको लगा कि साहब मुसलमान जो है इनसे हट जाएंगे। मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं ओसामा बिन लादेन जी, हाफिज साहब, ये कांग्रेस कह रहे हैं, मुसलमान कोई नहीं कह रहा है। ये इनको लग रहा है कि साहब अगर हम मुसलमानों को अलग रखेंगे तो उसके ऊपर हम उनके ऊपर राजनीति कर सकते हैं। सीए एनआरसी के खिलाफ ये खड़े हुए, ये बता रहे थे कि साहब जब लोगों को जो है मुसलमानों को बता रहे थे कि साहब तुम्हारा हक छिन जाएगा, तुम कुरान नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हें नमाज नहीं अदा करने दी जाएगी, तुम्हारी नागरिकता छिन जाएगी। जबकि इनको अच्छी तरह पता था सीए का किसी मैं भी शरद जी लौटूंगी आपके पास, भारतीय। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रही न्यूज़ इंडिया के साथ।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जेबा जी हमारे साथ हैं कांग्रेस की ओर से, शरद त्रिवेदी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नाजिम खान जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। नाजिम जी आपके पास आना चाहूंगी। ये बयान जो राहुल गांधी का इस वक्त सुर्खियों में है और प्रधानमंत्री मोदी से जिस तरह से लेकर आक्रामक नजर आ रहे हैं, इस पर आपका रिएक्शन। चलिए, अभी नाजिम जी हमारे साथ नहीं हैं, हमारे साथ एक और राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर परमवीर सिंह जी। डॉक्टर परमवीर जी आपका रिएक्शन इस पर। कांग्रेस पार्टी शुरू से का नाम नहीं लेगा। ये केवल राहुल गांधी जी की समस्या नहीं है, वो अपनी पत्नी और कर्मी में डिफरेंस से तो अब दिखाई दे रहा है, लेकिन पब्लिकली उसे कवर करने का जो कोशिश करती है, ये गलत करता है। उसके लिए मुसलमान भारत का एक सामान्य नागरिक है। जो समस्या मेरी है, आपकी है, बाकी सभी नागरिकों की है, वही समस्या है। केवल एक 1.5 इंच की दीवार बनाकर कि हम स्पेशल स्टेटस किसी सिटीजन को देंगे और तब उसका उत्थान हो पाएगा, ऐसा संभव नहीं है। अगर ये संभव होता तो आज 75 वर्षों के बाद भी ये क्यों आरक्षण की मांग बार बार उठ जाती है? ये एक राजनीति, विभाजनकारी राजनीति है। स्पेशल स्टेटस किसी का नहीं बन सकता। सभी नागरिक कानून की निगाह में समान है। सबको पर्याप्त एक बराबर अधिकार मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, उत्थान करने के लिए। कांग्रेस पार्टी अगर खुद पर कहती है कि वो मुसलमानों को उत्थान के लिए काम करेगी, तो उसे अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, देखिए समाजवादी पार्टी यूपी में है, क्लियरली वो बोलते थे M-Y सेक्टर अपना और उन्हीं लोगों के लिए काम करते थे, तो उनको पॉलिटिकली गेम्स मिलते थे। अभी हम हमारे बनने कुछ है, करना हम कुछ चाहते हैं, तो ये स्थिति कुछ नहीं बनती है। ये उल्टा वोटर को कंफ्यूज कर देती है। अभी राहुल गांधी भी सभी रिपोर्ट बनाकर मंदिर जाते हैं और वो कह रहे हैं कि उनको आरक्षण कर देंगे, पुराने वीडियो चाहिए। तो जनता को तो उन्होंने अपने वोटर को तो खुद ही असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। अपना स्टैंड क्लियर रखें, एक तरफ जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज में ठीक है, आप काम कीजिए। साउथ इंडिया में जाते हैं हम लोग, वो द्राविड़ की बात करते हैं और अपनी इसका एजेंडा रहा है उनका, वो इसके ऊपर स्टिक तो है अपना। आप उसी पर रहिए, आप काम कीजिए अपना, आप उसमें आपको मिलेगा। लेकिन आप दोनों हाथों में लड्डू रख करके आप चाहते हैं कि टोटली आप इस तरफ से प्रो हिंदू भी दिखाई दे, प्रो मुस्लिम भी दिखाई दे और सेक्युलर भी काफी बीच में दिखाई दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जनता बेवकूफ नहीं है, कोई झांसे में नहीं आने वाली है इस चीज से। तो राहुल गांधी जी को अपने गोल क्लियर करने होंगे, गोल पोस्ट क्लियर करने होंगे, ऐसा नहीं चल पाएगा काम। अब वो दोबारा से कहते हैं, अभी सबसे बड़ी स्थिति तो कमजोरी की यहाँ पड़ी थी कि अमेठी छोड़कर वायनाड गए, वायनाड से फिर रायबरेली में आए। अब अमेठी के भी वो बेटे बने हुए, रायबरेली के भी बेटे बने हुए। जबकि वास्तविकता क्या है कि उनकी जीत का मंत्र केवल सैफई के पास है। सैफई से अगर अखिलेश यादव जी चाहेंगे वो जीते तो ऐसी हो सकती है, वरना ग्राउंड तो कांग्रेस पार्टी का संगठन ही नहीं है कि वो वोटर्स को अपने हिसाब से मोबिलाइज कर सके। ठीक है। नाजिम जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। नाजिम जी, राहुल गांधी के वायरल वीडियो पर पीएम मोदी लगातार हमलावर हैं, आपका रिएक्शन? आवाज आ रही है नाजिम जी आपको? नाजिम जी को आवाज नहीं आ पा रही है। मैं शरद जी आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यही स्टैंड है बीजेपी का? देखिए, ये हमारा नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैंड था, संविधान का स्टैंड है, ये देश का स्टैंड है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं है। अगर ऐसी बात होनी होती तो इसका आरक्षण की जो प्रोविजंस रखे गए संविधान में, उसमें ये भी रख दिया जाता कि साहब संप्रदाय का आधार पे भी आरक्षण दिया जाएगा, तो वो तो रखा नहीं गया। लेकिन जिस पार्टी को बैसाखी की जरूरत है, देखिए 25 साल तक भारत सेकुलर देश नहीं था, ना सोशलिस्ट देश था। 42वें संशोधन से ये दोनों लाए गए। जब इंदिरा जी को मालूम था इमरजेंसी लगाने के बाद वो हार जाएंगी चुनाव, तो उनको बैसाखियों की जरूरत थी, तो 2 बैसाखी ले आए, एक सोशलिज्म, दूसरा सेकुलरिज्म। और आप देखें कि हज हाउस, हज सब्सिडी, हज टर्मिनल बनाया गया है। मुझे बता दें मेरे कांग्रेस के मित्र की, क्या तीर्थ टर्मिनल कोई बना है? क्या कोई क्रिश्चियन टर्मिनल बना? जो वेटिकन जाना चाहते हैं, जो जेरूसलम जाना था, उनके लिए कोई एयरपोर्ट पे टर्मिनल बना है? उनमें कौन से कांटे लगे हुए हैं? किसको सब्सिडी दी जा रही? क्या सिख हमारे जो भाई हैं, सिख संप्रदाय के हमारे लोग हैं, जो हम लोग जाना चाहते हैं पाकिस्तान में वहां दर्शन करने के लिए, तो उनको कौन सी सब्सिडी दी जाती है? लेकिन ये सेकुलरिज्म एक तरफा है।
भारतीय जनता पार्टी का जो सेकुलरिज्म है वो हमारा स्वार्थ नहीं है, वो हमारा परमार्थ है, वो हमारी आत्मा है। हमने 168, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, 168 यहूदी धर्म के लोगों को हमने माइनॉरिटी स्टेटस दिया है गुजरात में, जिसपे आप प्रधान का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इनके लिए कभी आपने सुना है कि इन्होंने पारसियों की कभी कभी बात की हो, इन्होंने कभी बौद्ध धर्म की बात की हो? इनके लिए वो माइनॉरिटी है जो इनको चुनाव में जिताने में मदद कर सकता है, उसकी इतनी संख्या बल होना चाहिए। तो जैसे आप देखें कि सोनिया के आंसू बहे थे, किसी मुसलमान के आंसू नहीं बहे थे बटला हाउस एनकाउंटर में, सोनिया के आंसू बहे थे। तो ये कहानी गढ़ी जा रही है मुसलमानों को ये दिखाने के लिए कि देखिए हम आपके ठेकेदार हैं, आप अपना टेंडर हमको दे दीजिए, हम आपकी रक्षा कर देंगे, हम आपको बचाएंगे। ये लोग बता रहे हैं कि साहब औरंगजेब जो है वो देशभक्त हैं, जिन्ना देशभक्त हैं। किसी ने ज़ेबा कभी जी, क्या वाकई आप जिन्ना छत्तीसगढ़ को पार्टियों में देशभक्त कहा है? बताते हैं जिस तरह के हमारे बीजेपी के प्रवक्ता शरद त्रिवेदी जी कह रहे हैं? ज़ेबा जी, नाजिम जी को आवाज जा रही है क्या? जी आपकी आवाज। जी नाजिम जी, जिस तरह हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि जिन्ना को भी देशभक्त बताती है कांग्रेस, आप इस बात से सहमत हैं? नहीं देखिए चारुल जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। जिन्ना को देखिए भारत के मुसलमान ने लात मार के भगा दिया था, क्योंकि भारत के मुसलमान ने गांधी जी को चुना। और भारत का मुसलमान हमेशा एक चाहता है भारत के अंदर अमन व शांति बनी रहे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने बार बार इस बात को कही है कि भारत के अंदर जो कांग्रेस है वो जिन्ना की तारीफ करते हैं, भारत का मुसलमान जिन्ना को पसंद करता है, ये बिल्कुल गलत है। और देखिए इसके साथ साथ चारुल जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि तो ये जब तक चुनाव नहीं हुआ तो चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता बहुत मजबूत थी। लेकिन जैसे ही ये 2024 के चुनाव का प्रथम चरण हुआ है, तो इस प्रथम चरण के बाद चारों चीज खूब हिंदू मुस्लिम इस चुनाव के अंदर हो रही है, इतना हो रही है पूरे भारत के अंदर चुनाव के अंदर। तो ये बिल्कुल सोचने विचारने वाली बात है कि जहां देश के अंदर विकास के ऊपर चुनाव होना चाहिए, बेरोजगारी पे चुनाव होना चाहिए, महंगाई पर चुनाव होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चुनाव होना चाहिए, लेकिन दूसरे चरण से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली जो एक पॉलिटिक्स चल रही है, ये देश सही नहीं है। क्योंकि ये देखिए गंगा जमने वाला देश मुल्क है, इसके अंदर हिंदू मुस्लिम सभी भाई एक साथ रहते हैं। और बार बार एक बात मैं कहता हूँ, ये जिन्ना से जोड़ते हैं भारत के मुसलमानों को, यह तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारत के मुसलमानों ने सिर्फ गांधी जी को चुना है और हमेशा इस देश को संविधान से चलाने के लिए भारत का मुसलमान और भारत का हर संवैधानिक आदमी जो अमन पसंद जो संविधान को मानता है, वो चाहता है कि भारत हमेशा संविधान से चले। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर एक नफरत का दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है चारों जी, कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि आखिर हमारे देश को किसकी नजर लगी है और कौन सामाजिक तत्व है जो चाहते हैं कि देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा हो। तो बार बार जब हिंदू मुसलमान वाली बातें आ रही है और मुसलमानों के साथ इस तरीके की बातें देखकर तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और खास बात और समझ में आ रही है चुनाव के अंदर जिस तरीके से मुल्क के वजीर आजम ने जो अपने बयान में ये कहा है, भाषण में ये कहा है कि हिंदू भाइयों आपकी जमीन जायदाद ज्यादा बच्चे वालों को दे दी जाएगी। कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को यहाँ पर इस बयान में टारगेट किया गया है, जबकि भारत का मुसलमान हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रहा है। और देखिए मैं तो ये कहता हूँ चावल जी कि भारत के जो मुसलमान हैं उन्होंने मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आज भी अगर देखेंगे तो जलियांवाला बाग के गोली के निशान हम मुस्लिमों के सीने पे हैं और गले में आज भी फांसी के फंदों के निशान मिल जाएंगे जो हमारे उलेमाओं ने हंसते फांसी के फंदे चूमे थे। तो इस तरीके की फिर भी अगर बात आती है मुसलमानों को अपनी देशभक्ति साबित करने की, तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है। तो मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ, देश के अंदर चुनाव जो होना चाहिए वो महंगाई को लेकर होना चाहिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होना चाहिए, तो जो देश को मजबूत करने के लिए चुनाव होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम वाला पैटर्न जो है लेकर नहीं होना चाहिए। और चारों जी देखिए इस तरीके से भी मोदी जी रैली संबोधित कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा था
कि भारत के नागरिकों के स्विट्जरलैंड बैंक के अंदर अकाउंट है, तो अब ये बता दीजिए देश के अंदर 10 साल से भाजपा सरकार राज कर रही है, तो जो नाम है उन नामों को साबित कीजिए। और जो देश का सबसे जो विदेश चला गया है वापसी लाने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए भारत हम तो ला नहीं पाए, लेकिन भारत विदेश चला चलो गया मैं बीजेपी से सवाल लेती हूँ। एक शरद जी, आपने अभी कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये कानून कहता है, ये संविधान कहता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में आप ही की सहयोगी टीडीपी और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ये कहते हैं कि 4% मुस्लिम आरक्षण जो है वो बरकरार रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि टीडीपी तो अल्पसंख्यक कल्याण को और भी ज्यादा प्रोत्साहित करती है, ऐसे प्राथमिकता देती है, तो मुस्लिम कोटा हटाने का तो सवाल ही नहीं बनता है। ये प्रदेश बदलते ही ऐसा क्यों हो जाता है कि विचारधारा बदल जाती है? मेघालय का जिक्र लगातार होता है, वहां पर आप लोग कहते हैं कि बीफ खाने की इजाजत है, यहां तक कि मेघालय बीजेपी के प्रमुख ये कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं और किसी को हम रोकेंगे नहीं। देखिए, अभी खान साहब ने, शायद मैंने जो कहा था वो बात उनके पास शायद वॉइस नहीं आ रही थी। मेरे किसी भी शब्द का, किसी भी कथन का ये मतलब नहीं था कि मुसलमानों से कोई लेना देना है। मैंने कहा था जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये समस्या उनकी, मुसलमान तो देशभक्त है, मुसलमान के आंसू नहीं बह रहे, सोनिया जी के आंसू बहे थे। किसी मुसलमान ने, भारतीय या विदेशी ने ओसामा बिन लादेन जी या हाफिज साहब नहीं कहा था, ये हमारे जो सेकुलर है उन्होंने कहा था। और जिन्ना को देशभक्त बताने वाले अखिलेश यादव जी हैं, वो किसी मुसलमान ने जिन्ना को देशभक्त नहीं कहा था। जो देशभक्त मुसलमान है वो देश में है, जो देशभक्त नहीं मुसलमान था वो तो पहले ही चला गया। मैं पूरी तरह उनकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन समस्या हमारे सेकुलर फ्रंट की है कि उनका मतलब और उनका मकसद सिर्फ इतना है कि किस तरह इनको दो फाड़ किया जा सकता है और हम किस तरह जोड़ तोड़ कर हम अपनी सरकार चला सकते हैं। ये जोड़ तोड़ की कहानी 2014 में खत्म हो गई है। उसके बाद से इसीलिए जब तक ये सेकुलरिज्म, जो इनका प्राइवेट सेकुलरिज्म है, ये सेकुलरिज्म की परिभाषा किसी शब्दकोश में नहीं है, ये इनका जो प्राइवेट सेकुलरिज्म है कि सेकुलरिज्म की माला जपो और पूरे राज परिवार को सत्ता में रखो। यही कहानी बिहार में चल रही, यही कहानी उत्तर प्रदेश में पहले चल रही थी। तो ये जब से ये कहानी खत्म हो गई है, मुसलमान जाग गया है, मुसलमान देशभक्त। आप देखें कि राम मंदिर के लिए 15% जो वहां पे वर्कर थे, जो काम मजदूर थे, जो इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर थे, वो सब मुसलमान थे। मुसलमानों ने रामलला के लिए कपड़े बना के भेजे, मुसलमानों ने दान किया है राम मंदिर के लिए, उन्होंने दान दक्षिणा दी है। और अंसारी जो उसमें मुस्लिम पक्षधर थे वो खुद उसमें आए हैं, लेकिन हमारे सेकुलर फ्रंट कोई नहीं आया, क्योंकि उनको लग रहा था कि साहब हमारे आने से मुस्लिम वोट छटा शरद जी, यहाँ पर सवाल मैंने आपसे किया था, यहाँ सवाल मैंने आपसे किया था कि टीडीपी लगातार ये कह रही है कि 4% मुसलमानों को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसे बंद नहीं किया जाएगा। आप कहाँ नाजिम जी के सवालों का जवाब देने बैठ गए? हम उनके कथन में उनके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल आपकी सहयोगी है, आपकी सहयोगी है। इसी तरह का आरक्षण धर्म के आधार तो हटा दीजिए, सहयोगी पार्टी को हटा दीजिए, उस पर भी तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया। वहां साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर अब देखिए, जब आपकी सहयोगी है, आप भी तो पूरे इंडिया गठबंधन की किसी भी पार्टी को, कोई भी गठबंधन की पार्टी बयान देती है तो आप तो हर पार्टी से पूछते हैं ना। फिर आंध्र प्रदेश में अगर आप ही की सहयोगी टीडीपी ये कह रही है कि 4% मुस्लिम आरक्षण बरकरार रहेगा, चंद्रबाबू नायडू कहते हैं अल्पसंख्यक कल्याण को प्राथमिकता देनी है, मुस्लिम कोटे को हटाने का तो सवाल ही नहीं बनता, तो ये आपकी सहयोगी कह रही है तो आपसे तो जवाब लेंगे ना। हम इसके पक्षधर नहीं है, और जो अगर हम उनसे सवाल तभी पूछ रहे हैं जब वही बात अखिलेश जी कर रहे हैं और वही बात राहुल जी कर रहे हैं, तब हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं। हम वो बात नहीं सहयोगी के लिए भी तो आपसे पूछना होगा। जम्मू में जब विचारधारा अलग हुई थी, जम्मू में विचारधारा अलग हुई थी तो अलग हो गए थे, आंध्र प्रदेश में टीडीपी से अलग तो नहीं हुए आप। हम उनके इस कथन में उनके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। ये कैसा क्लियर है? आप साथ में गठबंधन भी बना रहे हैं, यानी दो विपरीत धाराएं जो हैं एक साथ बहने वाली हैं चुनाव में। नाजिम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? टीडीपी के साथ है गठबंधन, टीडीपी कह रही है कि मुसलमानों को 4% आरक्षण हम देंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है नहीं देंगे। जेबा जी हमारे साथ डिबेट में है क्या? जी जी जी।
जेबा जी, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुन रहे थे, जिसमें वो गिनती करवा रहे थे गुजरात में, कि गुजरात में जितना मुसलमानों की तरक्की हुई है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी योजनाएं हैं उसका फायदा मुसलमानों ने उठाया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, एक तरफ तो आप बता रहे हैं कि मैंने मुसलमानों को फायदा दिया, कोई भेदभाव नहीं किया, और दूसरे तरफ विपक्ष को उसी बात के लिए घेर रहे हैं। तो आप चाहते क्या है, पहले देश के सामने ये तो स्पष्ट करना होगा ना, या सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं? आप बौखला चुके हैं, 400 पार का गुब्बारा में छेद हो चुका है, आप 150 आ जाए बहुत है, 200 तक नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए बौखला कर आप हर रोज नए नए बातों को ला रहे हैं, जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को भरम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप समझ लीजिए चारुल जी, देश की जनता समझदार है और जान चुकी है इनके असली चाल और चरित्र को। और ये अपने बता रहे थे कि नल से जल को ये कनेक्ट किया, शौचालय बनाया। कांग्रेस ने क्या क्या किया? आज जो चंद्रयान 3 की इन्होंने ये सफल परीक्षण किया था, वो किसने दिया? उसकी पृष्ठभूमि किसने तैयार की? इसरो की स्थापना किसने की? आप विज्ञान की बात करते हैं, आपका विज्ञान आपका इतना ज्यादा विकसित है कि आप नाली से गैस बनाने की बात करते हैं, नाली से चूल्हा जलाने की बात करते हैं। आप तो इतने ये है, और जो आप बेच रहे हैं ना, ये पूर्वजों ने आजादी के समय जो रतन थे ना, जो देश प्रेमी थे और जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। आज आप बोल रहे हैं उनका अपमान कर रहे हैं, हमारे देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं, हमारे महान महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, ऐसे बोल के कि जब भाजपा आई तब विकास हुआ। अरे जब देश मिला था ना अंग्रेजों से, तो लहूलुहान देश था। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने औद्योगिक क्रांति लाई, कांग्रेस पार्टी ने औद्योगिक क्रांति लाई और देश के गांव-गांव को विकसित किया, खेती को आगे टेक्नोलॉजी से जोड़ा, विज्ञान तकनीकी से जोड़ा। कांग्रेस पार्टी के योगदान को नहीं भूला जा सकता। हमने इसरो दिया, IIT दिया, IIM दिया, पढ़ाई को विकसित किया, सब ये आपने क्या दिया? दरभंगा में आप क्या बनाए थे, बता दीजिए। अभी तक नहीं है जो आप बनाए थे। आके आज आप चंपारण में फिर आकर, इससे पहले भी आप कुछ वादा किए थे 2000, इतने पैसे दे दे, इतने पैसे। परमवीर जी से रिएक्शन लेती हूँ। परमवीर जी, काउंटर इस पर, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी पर ही ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है जेबा जी। फिर आकर चंपारण में जुमले दे रहे हैं। कम से कम गांधी जी के जमीन को तो छोड़ दे। गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, सत्य के लिए आग्रह, सत्य पर चलते हुए अंग्रेजों को झुकाया था। आप तो अपने देश को मैं जवाब ले लेती हूँ जेबा जी, मैं जवाब ले लेती हूँ, चारुल जी। पूर्वजों ने जो संपत्ति को अर्जा था, जो देश को सींचा था, बनाया था, भाईचारे को आप खत्म कर रहे हैं और देश की संपत्ति को चंद पूंजीपतियों को देते जा रहे हैं सौगात में। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। पहले आपको बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आपने कितने चंदे लिए और अपने मित्रों को क्या क्या धंधा दिया, इस पर बात कीजिए। मैं पूछ रही हूँ, अब आपके सवाल हो गए हैं तो मैं जवाब ले लूं। परमवीर जी, आपका रिएक्शन। चारुल जी, देखिए, भारत का जन्म कोई 1947 में नहीं हुआ, भारत का जन्म कोई अंग्रेजों के आने से पहले नहीं हुआ, भारत का जन्म कोई मुगलों के आने से हुआ। भारत बहुत पुरानी सत्ता है, सबसे बड़ा सत्ता है। कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है, वो बार ये समझते नहीं, उनका बहुत बड़ा योगदान था। जबकि महात्मा गांधी जी का मानना था कि आजादी प्राप्त हो गई, कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हुआ, अब कांग्रेस को भंग कर दिया जाए। लेकिन आगे बढ़ाया तो ठीक है, गांधी जी सबके हैं, लेकिन एक बार बार बात आती है माइनॉरिटी अपीजमेंट की। देखिए, माइनॉरिटी का मतलब भारत में केवल मुसलमान है, बना दिया गया है कांग्रेस के लोगों की तरफ से, जबकि ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी है। ये भाजपा ने कॉन्सेप्ट बनाया है, ये भाजपा का नैरेटिव है। भाजपा देश को यही दिखाना चाहती है, क्योंकि अपनी राजनीतिक रोटियां देख सके, नफरत की राजनीति कर सके। जितना नफरत फैलेगा उतना कमल खिलेगा। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है कि उन्हें नफरत का कीचड़ नहीं फैलाना है।
जेबा जी, माइनॉरिटी का मतलब इस डिबेट से भी समझना सकता है। जैसे डिबेट में आप लगातार बोल रही है मैं माइनॉरिटी हूँ, मुझे बोलने का समय कम मिलता है, तो इस डिबेट में मैं माइनॉरिटी हूँ, जिनको बोलने का कम है ना वो माइनॉरिटी देखिए है। आप लोगों यही की तो समझना आदत होगा। है कि जेबा जी बोलने दीजिए, जेबा जी बोलने दीजिए, जेबा जी बोलने दीजिए, मुझे तोहमत ना दिलवाइए, मुझे तो तोहमत ना माइनॉरिटी को दिलवाएं। अधिकार दीजिए। जेबा जी, आप लोगों की पार्टियां बड़ी बड़ी है, मैं माइनॉरिटी का आदमी हूँ, मुझे बोलने दीजिए ना। माइनॉरिटी को सुनिए थोड़ा सा। बोलिए अभी बोलिए बोलिए बोलिए। अभी प्रॉब्लम क्या है, देखिए माइनॉरिटी मेजॉरिटी कुछ नहीं है, ये सब देश का हम लोग एक लोग हैं, हमें बढ़ना है इस तरफ आगे लेकर। आपको समग्र सबको सब कुछ देना है, लेकिन एक स्पेशल स्टेटस किसी को देना, तो ऐसा ये क्या नैरेटिव बनाया गया कि माइनॉरिटी का मतलब तभी अच्छा लगेगा कि जब बहुत बड़ी मेजॉरिटी के ऊपर कोई एक ऐसा आदमी जिसकी पूजा पद्धति बहुत कम लोग फॉलो करते हो या ज्यादा करते हो, वो अगर उन लोगों को लीड करेगा तो ये बड़ा अच्छा सेकुलर दिखाई दे रहा है। अरे नहीं साहब, ऐसा नहीं चलेगा। जो जिसके अंदर गुण होगा, मौलाना आजाद को नाम कर याद करते हैं, आज तक छुट्टियां पड़ती है मेरे, मैं जहाँ पढ़ता था वो उनके नाम से कॉलेज था वो, तो वहां पर तो क्या नाम है, मौलाना आजाद सबके लिए बराबर थे। तो उस तब मौलाना आजाद ने कहा था कि भाई मेरी बात इसलिए सुनो कि मैं माइनॉरिटी से आता हूँ, ऐसा तो नहीं रहा होगा ना। जैन कम्युनिटी बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, वो तो माइनॉरिटी है। विप्रो के चेयरमैन, मैं नाम नहीं लूंगा, डिबेट में है, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज है, लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर की संपत्ति है, माइनॉरिटी है, लेकिन उनको तो आज तक कभी कहीं से एक मिला नहीं होगा ना आरक्षण का लाभ मिलकर, उन्होंने डिग्री प्राप्त किया, कहीं से लोन नहीं लिया होगा, तो कैसे बड़े हो गए इतने। अगर बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है असम में, माइनॉरिटी है ना, सबसे बड़े परफ्यूम के कारोबारी है दुनिया में, कौन सा उन्होंने आरक्षण लिया था। तो आरक्षण का जो ये झुंझुना है ना, ये बजाने के लिए हमें दे रखा है कि बजाते रहिए। मैं कहता हूँ अगर 100% आरक्षण भी दे दिया जाए तो 140 करोड़ की जनता में से कितने लोगों को लाभ मिल जाएगा उसका साहब? बहुत मुट्ठी भर लोग होंगे, बाकी लोग कैसे काम कर पाएंगे इस चीज को, तो जनता को समझना होगा। और सबसे बड़ी जो बात है, मुस्लिम समाज अब समझ रहा है इस बात को। मुस्लिम समाज बदवा वोटर नहीं है किसी एक पार्टी का, किसी एक विचार का, कि हम आपको ये दे देंगे तो आप हमें वोट दीजिए। वो एनालिसिस करता है और उसी हिसाब से वोट करता है। लगातार बहुत बड़े बड़े अन्य पार्टियों में भी नेता है मुस्लिम समाज के ना, बाहर विदेशों में जब हम जाते हैं, अमेरिका में वो बहुत बड़े बड़े, इस समय जो पाकिस्तान के लंदन के मेयर है वो पाकिस्तान ओरिजिन के मुस्लिम है, तो वो इसलिए थोड़ी है वहां पर कि उनको माइनॉरिटी होने की वजह से मेयर बनाया गया, उनकी काबिलियत के ऊपर से बनाया गया है। तो काबिलियत का हमें झंडा यहाँ पर भी गाड़ना है अपना। माइनॉरिटी सिर्फ अधिकारों के हिसाब से होनी चाहिए। मैं शरद जी से एक जवाब लेती, क्योंकि जेबा जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था बीजेपी पर। शरद जी, जितनी नफरत फैलेगी उतना कमल खिलेगा, जेबा जी आरोप लगा रही हैं और ये बड़ा आरोप है बीजेपी के लिए। देखिए, जितना काम मुस्लिम समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इन्होंने अपने पूरे इतिहास में नहीं किया होगा। पहले 1.25 लाख मुसलमान हज यात्री जाया करते थे। माननीय मोदी जी ने सऊदी राजा से बात करके उनसे अनुरोध किया है कि क्योंकि अभी 1 मिनट जवाब तो हो जाने दीजिए जेबा जी, अभी एक बार जवाब तो हो जाने दीजिए। वो कृपया मेरे बीच में ना बोले। बोल दिया सर, आप बोलिए। 1.25 लाख मुस्लिम समाज के लोग हज यात्रा पे जाते थे। माननीय मोदी जी ने सऊदी राजा से बात करके कहा कि हमारे यहाँ दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या है, तो हमारे यहाँ से दूसरे सबसे ज्यादा हज यात्री जाने चाहिए। आज 2 लाख हज यात्री जा रहे हैं। भारतीय माननीय मोदी जी को 13 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, जिसमें से 5 मुस्लिम देश हैं। मुस्लिम देशों में आप देखें कि मंदिर बन रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो है ये पूरा ध्रुवीकरण के ऊपर जिनकी पूरी राजनीति चली है। आप देखें कि ये बता रहे हैं कि मुसलमान जो है भारत में असुरक्षित है, पाकिस्तान से मुसलमान भारत आ रहा है, अफगानिस्तान से हमारे हवाई जहाजों में, एयरफोर्स के हवाई जहाजों में भारत आ रहा है, बांग्लादेशी भारत आ रहे हैं, रोहिंग्या भारत आ रहे हैं। अरे आप अपने कम से कम दफ्तर इन देशों में खोल दीजिए तो हमारी रिफ्यूजी समस्या खत्म हो जाएगी। उनको समझाइए कि कितना खतरा है मुसलमानों के लिए यहाँ पे। इनके नेता औरंगजेब हैं, इनके नेता ओसामा बिन लादेन है, इनके नेता हाफिज सईद हैं, इनके नेता किसी ने कभी इनके जैसे अभी परमवीर सिंह जी ने कहा कि साहब आजिम प्रेम जी जो विप्रो के चेयरमैन है, कभी किसी ने उनको अपना आदर्श बताया है कि साहब ये हमारे आदर्श हैं? मौलाना अबुल कलाम। मैं एक छोटा सा रिएक्शन जेबा जी का ले लेती हूँ। जेबा जी, आप बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। मैं शरद जी मैं अरे मेरा सवाल तो हो जाने दीजिए जेबा जी, जवाब किस चीज का देंगी? सवाल तो हो जाने दीजिए। आप तो अति उत्साहित हैं बोलने के लिए। आपके नेता जब ये कहते हैं कि मैं हिंदुत्व जो है उसका विरोध करता हूं, हिंदुत्व का विरोध करें, हिंदुत्व संविधान के खिलाफ है, तो क्या ये तुष्टिकरण नहीं होता? चारुल जी, अभी प्रवक्ता भाजपा बोल रहे थे, पता नहीं कौन कौन से नेता के बारे में बता रहे थे। देखिए,
जब भी चुनाव आता है ओसामा पहले बिन मुझे लादेन बताइए, नहीं मैं है। आप लोगों से नहीं, सवाल नहीं, करती हूँ, मैं पहले- आप लोग नहीं, दूसरे मैं नेता ने क्या जवाब दिया, दूसरे प्रवक्ता मैं ने पहले क्या दिया, आप लोग काउंटर आपस में ही करूंगी। सवाल कर गलत, लिया कर गलत, लीजिए, वो बता आपस में रहे सवाल थे कर लिया करिए, एंकर की तो वो जरूरत ही बता नहीं है, रहे एंकर थे, डिबेट कर लेते हैं। शरद जी बता रहे थे कि हमारे नेता है, हमारे नेता आपका आइडियल पहला नहीं है। आपका पहला फर्ज मेरे सवाल का जवाब देने का है। हमारे शरद जी आइडियल- आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं ना, हमारे आप शरद जी को आइडियल सवाल अबुल कर रहे हैं। कलाम आजाद है, हमारे आइडियल सर सैयद अहमद खान है, हमारे आइडियल हर आजादी के दीवाने और मतवाले हैं जिन्होंने जान दिया। हमारे आइडियल महात्मा गांधी जी हैं, हमारे आइडियल सुभाष चंद्र बोस जी हैं, हमारे आइडियल भीमराव अंबेडकर जी हैं, और प्रवक्ता बीजेपी के आइडियल ओसामा बिन लादेन हो सकते हैं, और जो भी उन्होंने नाम लिया मैं जानती भी नहीं हूँ। ज़ेबा जी, सिद्धरमैया ने जब ये कहा था कि हिंदुत्व का विरोध करें, हिंदुत्व संविधान के खिलाफ है, उस पर आपसे जवाब नहीं हुआ। राम मंदिर पर आप लोगों से सवाल किया जाता है, आप विरोध तो कर देते हैं कि 10 बहाने लेकर आ जाते हैं कि हम क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन क्यों आपको जाना चाहिए आप उसका ख्याल नहीं रखते हैं। आप लोग खुद ही ऐसे बयान देते हैं, खुद ही ऐसे बयान देते हैं कि ध्रुवीकरण का आरोप आप लोगों पर रख जाए, और बीजेपी तो कम से कम अपने स्टैंड को लेकर चलती है ना। आपसे सवाल मैं क्या करती हूँ, आप जवाब देती हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता ने ये कहा, आप उस पर काउंटर कर रही हैं। अभी तो मुस्लिम के बारे में बता रहने दीजिए ज़ेबा जी, वक्त बहुत कम है, वक्त की कमी है, आपको मौका दिया था मैंने, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, आपको मौका मैंने दिया था। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ज़ेबा जी, शरद जी, नाजिम जी, परमवीर जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।